बहरहाल में मौजूद तमाम मोअज़्ज़िज़ वकला, जो हमारी जॉइंट सेक्रेटरी हाफिज़ा हिफ्ज़ुर रहमान साहिबा, राहिला मुबशर क्लासर साहबा, फाइनेंस डिस्ट्रिक्ट बार मुल्तान, और जो हमारी पूरी एग्जेक्टिव बॉडी है और वकला है, उनकी तरफ से जनाब मोअज़्ज़िज़ मेहमान राव अतीकुर रहमान साहब को बहरहाल पर आने पर खुशामदीद कहता हूँ। इनके तारुफ़ में बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन मुख्तसर बात यह है कि सबसे पहले तो इनका शुक्रिया इस बात पर अदा करता हूँ कि इन्होंने अपनी गूनागो मसरूफियात को बालाए ताक रख कर इस बार मुल्तान बार के लिए, आपके लिए, मेरे लिए वक्त निकाला। मैं इनका इस बात पर इंतहाई मशकूर और शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात यह है, राव अतीकुर रहमान साहब माशाल्लाह पढ़ाते हैं, बहुत अरसा से पढ़ा रहे हैं, और इनके बहुत से जो शागिर्द हैं इस वक्त जजेस भी शामिल हैं, प्रोसिक्यूटर भी शामिल हैं और ईडी भी शामिल हैं, और यहाँ हाल में बैठे हुए बहुत सारे लोग उनके शागिर्द हैं। तो सबसे पहले मैं बिला ताख़ीर कुरान पाक की तिलावत के लिए हमारी जॉइंट सेक्रेटरी मोहतरमा हाफिज़ा हिफ्ज़ुर रहमान साहिब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कुरान पाक की तिलावत फरमाए और हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। हाफिज़ा हिफ्ज़ुर रहमान साहिबा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या जज़ाकल्लाह। बिला ताख़ीर आपके इंतज़ार में हाइल नहीं होता, दावत है तो राव अतीकुर रहमान साहब एडीपी तशरीफ़ लाएँ और लेक्चर से अपनी बार को नवाजें। राव अतीकुर रहमान साहब। बहुत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी है। कहने को तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है कि मेरे सामने बहुत से सीनियर दोस्त मौजूद हैं, मेरे हम उम्र भी मौजूद हैं, जो माना कि बहुत ही तजर्बाकार हैं
ये सारी की सारी वकालत की फ़ील्ड प्रैक्टिस का नाम है, एक्सपीरियंसेस का नाम है, और इसमें सबसे अहम चीज़ ये वक्त गुजारना है जो आपको सिखा देता है। मुझे तो बुलाया गया है कुछ बताने, कुछ शेयर करने, कुछ डिस्कस करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि मैं आप लोगों को कुछ सिखा पाऊँगा, लेकिन फिर भी एक कोशिश करके देखते हैं कि शायद कुछ एक आध बात मैं ऐड कर पाऊँ आपके तजर्बे में। तो मेरा इन्होंने जो टॉपिक दिया है आप लोगों के साथ डिस्कशन के लिए, वो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। देखिए, कभी भी किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए सबसे ईजीएस्ट मोड होता है कि उसके ऊपर आप अप्लाई कर दें WH ग्रुप। WH ग्रुप के कुछ अल्फाज हैं जो हमें बताते हैं कि ये व्हाट क्या है, वेयर कहाँ है, हाउ कैसे है, हु कौन करेगा। ये तमाम जो अल्फाज WH ग्रुप के अगर आप अप्लाई करके उनका जवाब ढूंढें तो आपके लिए आसानी हो जाती है। वो चीज़, वो टॉपिक, वो किताब, वो कानून तमाम आसान होना शुरू हो जाता है। उस चीज़ को सामने रखते हुए पहले तो आपको ये बताना ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है कहाँ पे। दूसरा, ये एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है क्या। तो जब हम इसको देखेंगे ये कहाँ पे है तो बड़ा आसान हो जाएगा उसके बाद इसका समझना कि ये क्या है। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कानून शहादत आर्डर 1984 के एक टॉपिक का नाम है। जब हम कानून शहादत की बात करते हैं तो कानून शहादत में दो ही पार्ट सबसे अहम है। एक पहला जिसे हम कहते हैं रेलिवेंसी, और एक आखिरी जो बर्डन एंड एग्जामिनेशन। आपकी इतला के लिए दरमियान में सिर्फ छक्का है, जब चाहेंगे वो बता देंगे वो क्या है। तो हमारे पास दो ही पार्ट हैं। तो जब हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस को डिस्कस करेंगे तो उससे पहले हम चाहेंगे हमें एग्जामिनेशन तो पता हो, क्यों एग्जामिनेशन का ये एक हिस्सा है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो एग्जामिनेशन के वैसे तो डिफरेंट लोगों के ख्याल में डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, टॉपिक्स हैं उसके अंदर पढ़ने के लिए, किताब में भी दिए हुए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेन इसका जो थीम, जो मेन क्रैक्स है, वो सबसे पहला जो इसके अंदर आता है वो है कि अदालतें, वकला हजरात, आप जैसे काबिल लोग वहाँ खड़े होके सबसे पहली चीज़ जो वहाँ चेक करते हैं, एक टेस्ट लगाते हैं, वो है रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। वहाँ पे जो टेस्ट लगता है वो रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी का है। रेलिवेंसी कहने को पहला पार्ट था, मैंने कहा ना दो ही अहम पार्ट हैं, एक रेलिवेंसी, दूसरा एडमिसिबिलिटी, दूसरा एग्जामिनेशन। तो भाई रेलिवेंसी पहला पार्ट है। एग्जामिनेशन का पहला ही टॉपिक, सब्जेक्ट रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी है कि उसके अंदर देखना है हमने रेलिवेंसी, और फिर अदालत उसके अंदर देख लेगी एडमिसिबिलिटी। तो बात यह है कि मुझे ये टॉपिक इन्होंने दे दिया, तो पहली चीज तो इसके अंदर ये अहम थी कि रेलिवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी। दूसरा, इसके अंदर ओवरऑल जो रिजल्ट होता है वो क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्स बाय द विटनेसेस और बाय एनी अदर मोड्स। देयर इज पॉसिबिलिटी जनरली बाय द विटनेसेस to convert the fact into evidence after the discussion of relevancy and admissibility। तो वहां पे हमने ये देखना है कि विटनेस फैक्ट अदालत में लाएगा या किसी और अंदाज में कोई फैक्ट अदालत में आएंगे। अदालत उनकी रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी देखते हुए उन्हें कन्वर्टेड इनटू एविडेंस कर लेगी, राइट डाउन कर लेगी, तो वो एविडेंस के तौर पे, वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा तो एग्जिबिट हो जाएगा, रियल एविडेंस भी आ सकती है, वो ऑनवर्ड डिस्कस करते हैं हम उसे। तो फैक्ट्स का कन्वर्टेड इनटू एविडेंस होने का नाम प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस है। तीसरा जो मेन टॉपिक जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो सब्जेक्ट वो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, कि विटनेस का एग्जामिनेशन क्या है। तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है, ये टॉपिक देते हुए इनकी अपनी सवाबदीद थी कि मुझे टॉपिक दे दिया, मैंने कहा ठीक है नो इशू, लेकिन कहने की मिसाल समझाने की थोड़ी सी ये है
कि मुझे अगर ये कह दिया जाए भाई लॉ तो आपके लिए बहुत आसान है, आप पढ़ के आए, डिग्री लेके आए हुए हैं, लेकिन मिसाल थोड़ी हटके दे दें तो थोड़ा मज़ा बढ़ जाएगा। भाई मुझे ये कहा जा रहा है आप लोगों को चेस खेलना सिखा दूँ, मुझे ये कहा जा रहा है कि मैं आप लोगों को चेस खेलना सिखा दूँ। अरे भाई अगर आप में से कोई खेलता है तो भी, और नहीं खेलता तो सबसे पहले आपको ये तो पता हो भाई उसके प्यादे क्या हैं, मोहरे क्या है, वजीर क्या है, बचाना किसे है। और आपको क्रिमिनल में तो स्पेशली, क्योंकि मैं क्रिमिनल फील्ड से हूँ, सिविल का तो और रूल है एप्रिसिएशन का, क्रिमिनल में तो चेस बड़ी अप्लाई होती है। एक छोटा सा प्यादा जो वजीर भी बन जाता है, एक छोटा सा फैक्ट जिसको आप निगेट कर दें, जिसके ऊपर केस खड़ा हो तो सारा केस निगेट हो जाता है। तो लेकिन आप लोगों को पहले बताऊं तो सही, प्यादा क्या है, ये मोहरे क्या हैं, इनकी वर्किंग कैसे है, फिर ही आप चेस खेल सकेंगे मेरे साथ, तब ही सीख पाएंगे। अगर इजाजत हो तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड पे ले जाऊं, वरना हम डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस की बात कर लें, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे अहम हमारा जो सब्जेक्ट टॉपिक है वो एग्जामिनेशन है। उसके अंदर मैंने पहला लफ्ज बोला, याद होगा तो रेलेवेंसी। मेरे साथ सिर्फ 7 लफ्ज याद कर लीजिएगा, मेरे लिए काफी होगा। सुनने को सबने सुना होगा, पहला लफ्ज है रेलेवेंसी, याद रहेगा। कानून शहादत में मैंने कहा ना पहला पार्ट, दरमियान में बोल दिया छक्का, वो इसलिए बोला भाई दरमियान में सिर्फ 6 आर्टिकल हैं, 111 से 116, बस वो किसी काम के सच नहीं है, ना वो रेलिवेंसी में वाल करते ना एग्जामिनेशन का हिस्सा होते। अगर याद कर पाओ तो 2 डिजिट भी याद कर लेना, 111 से 116, याद ना हो पाए तो लिख लेना, क्योंकि ये तो आपकी फील्ड नहीं थी। हम तो व्हाट इज लॉ पे रहे हैं, उसमें तो आप सूरज हैं मेरे नजदीक। जहाँ वेयर इज लॉ की बात है तो टाइम ही नहीं मिलता यार, कहाँ किताबें, बड़े जजमेंट में लगे हुए हैं। सीधी सी बात है, जज के पास भी जाएं तो जजमेंट ले आओ, किताब की तो बातें नहीं करते, किताब पेश भी कर दो तो कहते जजमेंट दो। अरे भाई जहाँ लॉ क्लियर है वहाँ कैसी जजमेंट, लेकिन वो डाढ़े हैं भाई, माँ हम भी मजबूर हैं आप लोगों के साथ। लेकिन जहाँ तक मेरे पास है तो मैं कहूँगा कि उसके लिए ये 2 डिजिट कम से कम आप याद कर लें, 2 और ऐड कर दूँ, 111 से 116। ये 6 का छक्का मैंने बोला था कि छक्का है बेकार है, पहला और आखिरी। तो पहला और आखिरी है टोटल 3 पार्ट। पहला है रेलिवेंसी, तो किताब वालों ने उस रेलिवेंसी को 3 अल्फाज में, 3 हिस्सों में तोड़ा है। आप भी जानते मौजूद है अदालतों में, भाई अदालतों में जाते हुए सबसे पहले हमें कौन चाहिए, विटनेस। ट्रायल वर्क के लिए, अदालती काम के लिए, अगर हम वकील का तो असल काम ट्रायल वर्क है ना, तो सबसे पहला क्या चाहिए आपको, विटनेस। तो सबसे पहले उन्होंने हमें विटनेस दिया, दूसरा उन्होंने हमें दिए फैक्ट्स, तीसरी चीज उन्होंने हमें एविडेंस दी। 3 ही चीजें हैं, चौथी चीज नहीं है। इन्हीं 3 चीजों का नाम कानून शहादत है। विटनेस का रेलेवेंट फैक्ट्स पर एग्जामिनेशन के थ्रू, क्यों एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन होता ही कोर्ट के अंदर है, तो इसलिए मैंने कहा एग्जामिनेशन के थ्रू एविडेंस पेश करने का नाम, फैक्ट्स को एविडेंस बनाने का नाम कानून शहादत है। चौथा कोई लफ्ज ऐड करके डेफिनेशन बदलना चाहें तो बता दें। तो रेलिवेंसी में पहला लफ्ज उन्होंने हमें दिया विटनेस। विटनेस की डेफिनेशन 161 सीआरपीसी में हल्की सी टच की गई है, द पर्सन एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। इलाहाबादी ब्लैक लॉ वगैरह वगैरह में डिफरेंट काइंड्स, वो हमारा टॉपिक नहीं है। एक्वेंटेड बंदा, वाकिफकार, जो केस के हालातों वाकयात से वाकिफ होगा वो गवाही देगा। अब सवाल है कि रेलिवेंसी में विटनेस तो दे दिया, विटनेस रेलिवेंट कब बनेगा, भाई रेलिवेंसी रखेगा तो आएगा ना। वहां पे उसकी रेलिवेंसी के लिए उन्होंने हमें पढ़ाया कंपिटेंसी ऑफ ए विटनेस। तो रेलिवेंसी के अंदर पहला लफ्ज विटनेस और उसकी रेलिवेंसी डिपेंड्स अपॉन द कंपिटेंसी। अगर वो कंपिटेंट है तो अपना जो कुछ भी चाहेगा बताएगा, जो चाहेगा का मतलब रेलिवेंट, आएगा जरूर,
अगर वो कॉम्पिटेंट है तो अदालत में जरूर आ गया वो। अब वो जो चाहेगा बताएगा, चाहेगा वही। जब हम पूछेंगे 10 फिर की होया, अगर हम ये नहीं पूछेंगे ना तो फिर वो वही बताएगा जो हम उस पर सवाल पुट करेंगे। इस बाबत में आगे बताऊंगा आपको। यही हमारा टॉपिक है कि कैसे हम उसे रिस्ट्रिक्ट करेंगे। दूसरा लफ्ज है हमारे पास फैक्ट। मैंने 2 डिजिट बोले थे, अगर किसी को याद हो कि दरमियाने पार्ट को 2 डिजिट याद रखना, 111 से 116। अब देखें इसमें भी 3 अल्फाज हैं रेलेवेंसी में, विटनेस, फैक्ट और एविडेंस। भाई उन 2 का फायदा क्या है? आपसे कोई पूछता है ना, भाई किताब भी पढ़िए, जी पढ़िए, रेलेवेंसी कहाँ है? और भाई 111 से पहले सारी रेलेवेंसी है, छोड़ दे सारी की सारी रेलेवेंसी 111 से पहले। आपसे कोई पूछ ले बर्डन एंड एग्जामिनेशन कहाँ है जो हम पढ़ने आए हैं, और भाई 116 के बाद सारा लास्ट पार्ट बर्डन एंड एग्जामिनेशन है। 4 डिजिट तो याद रह ही जाएंगे यार, तसल्ली है मुझे। तो सेम जब हमने रेलेवेंसी को देखा तो उसके 3 पोर्शंस मिले, 3 ही उसके अंदर छोटे छोटे टॉपिक मिले, विटनेस, फैक्ट और एविडेंस। अगर आप इसमें भी दरमियान वाला पकड़ लें, जैसे जावेद साहब को मैं जानता हूं तो मैं बाद में ये बता पाऊंगा जावेद साहब के राइट वाले लेफ्ट वाले, राइट वाले यूनिफॉर्म में थे, लेफ्ट वाले बगैर यूनिफॉर्म थे। मैं इन्हें इंट्रोड्यूस करा पाऊंगा, इन्हें याद रखूंगा जब जावेद साहब दरमियान वाले मुझे याद होंगे। तो दरमियान में आप सिर्फ एक फैक्ट के आर्टिकल और जहन में रख लें। याद कराने के लिए तो मैं छक्का जैसे बोला ना, 11 से 16 6 ही हैं, तो भाई इन दरमियानी आर्टिकल्स पे भी 6 का फार्मूला अप्लाई होगा। जैसे कि हम टेबल्स पढ़ते थे फॉर इजी अप्रोच, ये मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं ताकि हमें वेयर इज ला याद रहे। तो यह 18 देखें, 6 का टेबल में 18 आता है, 18 to 69, 6 सीधा 6 उल्टा। तो 18 को आप घर जाके 19 याद नहीं करेंगे, 17 नहीं बोलेंगे, तसल्ली है मुझे। 69 को 70 या 68 नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक लफ्ज मैंने बोला था छक्का, कहने को वो बुरा है लेकिन वो हमारे टॉपिक का रेलेवेंट था, उसका हम तो पॉजिटिव मीनिंग लेंगे। कि 2 पार्ट मैंने बताए, दरमियान वाला मैंने कहा छक्का। तो सेम मैंने कहा विटनेस, फैक्ट और एविडेंस। फैक्ट के लिए मैंने आपको बता दिया 18 से 69, 6 18 यानी 17 19 नहीं बोलेंगे। 69 उसे भी आप 70 71 कहीं नहीं लेके जा सकते। 4 लफ्ज आप ये डिजिट याद रखना, कानून शहादत के 3 पार्ट और 3 पोर्शंस जो अल्फाज हैं कभी नहीं भूलेंगे। आपको जब जब आप सुनेंगे कोई भी आर्टिकल तो आपके दिमाग से निकलेगा नहीं। याद रखना, मोबाइल्स में जो फोल्डर्स बना लेते हैं उनके अंदर गाने, फिल्में, ड्रामे, जो भी चीजें डाल लेते हैं तो निकालना आसान है। जब फोल्डर ही नहीं है बुक वाइज तो क्या डलेगा क्या निकलेगा यार। तो इसलिए फोल्डर्स बना लें। मैंने 6 अल्फाज बोले हैं, रेलेवेंसी, बर्डन एंड एग्जामिनेशन। दरमियान वाला है ऑन प्रूफ, जो ऑलरेडी प्रूफ है उसके बारे में बात की ऐसे जरूरत ही नहीं पड़ती। जहाँ स्टॉपल या जुडिशियल नोटिस की बात है वो एग्जामिनेशन से गुजरते ही नहीं वो फैक्ट, तो इसलिए वो ऑन प्रूफ वाला छक्का निकल गया। तो विटनेस, फैक्ट और एविडेंस में हमारे पास विटनेस, फैक्ट और उसके बाद एंड पे एविडेंस। कोई पूछ ले फैक्ट का है 18 to 69, हम में से नॉर्मली तमाम बोलते हैं जी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट बिला तकल्लुफ। हर वो दोस्त जिसने थोड़ा सा पढ़ा वो कहता है 18 to 69, बट आई ऑब्जेक्ट। अपने नॉलेज से नहीं, किताब के हवाले से। किताब ने पहले पार्ट का नाम रखा रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, और उसके अंदर विटनेस को भी फैक्ट कहा, फैक्ट को भी फैक्ट कहा, उसमें एविडेंस को भी फैक्ट कहा। तो इसका मतलब है रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट में तीनों शामिल हो गए। एक चीज आई, रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट की जगह दी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट। 18 to 69 बुक चेक कर लीजिएगा, इसलिए डिजिट बोले हैं। दी रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, वो ओनली फैक्ट्स है, उनका नाम फैक्ट ही रहेगा। दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ विटनेस और एविडेंस, इसलिए उन्होंने दी लगा दिया वहां पे, द रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। तो
तो 6 ही अल्फाज हैं, इन्हीं के साथ खेलना है। चेस की 16 गोटियों की तरह नहीं है ये 6 हैं टोटल। चेस तो फिर भी थोड़ी ज्यादा मुश्किल है, ये इतनी मुश्किल नहीं है, क्योंकि चेस सिखाने वाले नहीं मिलते। इसके सिखाने वाले सीनियर्स तो हमारे सामने बैठे हैं, बहुत आसानी है सीख लेना। लेकिन 6 अल्फाज के साथ जब चलेंगे तो सीखा हुआ याद रहेगा, वरना सीखा और सुना तो बहुत भूल जाते हैं। तो जहां तक बात फैक्ट की आई है, उसमें एज पर QSO उन्होंने फैक्ट को 2 हिस्सों में तोड़ा है। एज पर एग्जिस्टेंस, क्योंकि हमने इन 6 लफ्ज पे रहना है। एंड पे एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, थोड़ा सा चेस खेलना सिखा देंगे, सीख गए तो ठीक है, वरना तो हम मेरे ख्याल में तो पहले ही सीखे हुए हैं भाई। ये चेस थोड़ी है, ये तो एग्जामिनेशन है। आप तमाम इससे गुजरे हुए दोस्त हैं, तो हमने फैक्ट को थोड़ा सा समझना है, टाइम बैक पे थोड़ा लेके जाना, हमने अपने टॉपिक पे आना है। एज पर एग्जिस्टेंस फैक्ट को उन्होंने 2 में डिवाइड किया, फिजिकल फैक्ट एंड साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट के 3 अल्फाज उन्होंने यूज किए, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग्स। वहां पे एक लफ्ज वो बोला करते थे जो मैं नई बच्चों को पढ़ाता था, जो मेरे पास बच्चे आते थे, लेकिन यहाँ बुजुर्ग बैठे तो मैंने कहा अब वो बोलना मुनासिब होगा कि मेरी तसहीह हो जाएगी। परसीवेबल बाय द सेंसेस, जो हमारे सेंसेस परसीव कर लें वो फैक्ट है। एनीथिंग, आप सब एनीथिंग है, हर चीज जो आपको परसीव हो रही है एनीथिंग है। स्टेट ऑफ थिंग, ये बाररूम, आज बाररूम नहीं, थोड़ा सा क्लासरूम बना हुआ है, डिस्कशन रूम बना हुआ है, नॉलेज शेयरिंग रूम बन गया। इसे इस्लाम में बाररूम नहीं कहा जा रहा, हालत बदल गई। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, हालत बदली तो नाम बदल गया उस फैक्ट का। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग। भाई मानना ना मानना, मैं तो बुजुर्गों से सीखता जरूर हूँ, लेकिन वो कहते अगर थोड़ा बहुत भी कुछ पढ़ा देना तो एक ताल्लुक बन जाता। मैं नहीं कहता उस्ताद बन गया, कम से कम यार मिलने जोगा तो हो जाऊंगा ना, बाहर के मेंबर तो कम से कम मुझे याद रहेंगे, सलाम दुआ तो कर ही लेंगे, ये रिलेशन डेवलप हो गया। उस्तादी शागिर्दी की तो बातें नहीं है, सूरज को चिराग दिखाओ तो कैसी उस्तादी शागिर्दी। तो रिलेशन ऑफ थिंग। अब बात आ रही है परसीवेबल बाय द सेंसेस। मुझे ये बता दे, जो मॉडर्न एविडेंस है, आपका एक्सरे होता है, सीरोलॉजिस्ट की रिपोर्ट्स आती हैं, अदर साइंटिफिक ट्रेसेस ऑफ एविडेंसेस, मॉडर्न एविडेंसेस हैं, तो भाई वो तो आपका दिमाग, आपके सेंसेस तो परसीव ही नहीं करते, उसको तो मशीनरी परसीव करती है। तो उसके लिए अब फैक्ट की डेफिनेशन 1872 वाली पुरानी हो गई है, अमेंडमेंट की मुतलाशी है, लेकिन कोई कोशिश करे तो ना, टाइम ही नहीं है हमारे पास। तो परसीवेबल बाय द सेंसेस वाली बात अधूरी है। उस वक्त साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, लेकिन उन्होंने लफ्ज एविडेंस के अंदर जगह छोड़ दी। एक मीन्स वाली होती है कि इंक्लूड वाली डेफिनेशन होती है। एविडेंस को जब डिफाइन किया तो उन्होंने इंक्लूड से डिफाइन किया, तो वो ऑप्शन छोड़ दी, बाद में आती रहेंगी, क्योंकि कानून शहादत के आर्टिकल 2(1)(c) में जो डिफाइंड है, ऑल स्टेटमेंट्स एंड ऑल द डॉक्यूमेंट्स, 2 ही अल्फाज यूज हुए जिन्हें हम कहते हैं ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री। इंक्लूड की वजह से हमारे पास ऑप्शन बच गई, कौन सी? रियल एविडेंस, केस प्रॉपर्टी, न स्टेटमेंट होती है ना ही वो डॉक्यूमेंट। तीसरा मॉडर्न एविडेंसेस, उसकी भी जगह उन्होंने छोड़ रखी थी। स्कॉलर थे वो, ऐसी बात नहीं, किताब में जगह दे गए, तो एविडेंस के अंदर फैक्ट की गुंजाइश पूरी कर गए, क्योंकि फैक्ट्स और एविडेंस बहुत क्लोज है। अवेलेबल तमाम चीजें, विटनेस, फैक्ट और एविडेंस, जो मैंने कहा है रेलिवेंसी में 3 ही चीजें, विटनेस, फैक्ट एंड एविडेंस, ये तीनों ही फैक्ट्स हैं। इन तीनों ने जब अदालत में एग्जामिनेशन से गुजरना है, एविडेंस फिर बनते हैं, उससे पहले नहीं है। तो फैक्ट को अगर मजीद कहें तो मैं थोड़ा बताता चलूं, मेंटल कंडीशन को वो कहते हैं साइकोलॉजिकल फैक्ट। भाई उन्होंने 2 हिस्सों में क्यों बांटा? एक ही बता देते हैं, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग एंड मेंटल कंडीशन, कवर कर जाते। वो बड़े सियाने थे, 2 हिस्सों में बांट गए।
कि जो फिजिकल फैक्ट हैं इन पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों एविडेंसेस आती हैं। जो साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये सिर्फ इनडायरेक्ट एविडेंस आती है, एक्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ कन्फेशन। कोई कन्फेशन करेगा तो डायरेक्ट एविडेंस के तौर पे आएगा, अदरवाइज सारा इनडायरेक्ट मामला हम अंदाजा लगा सकते हैं। मैं यहाँ खड़ा आप दोस्तों की मेंटल सोच, अप्रोच, थिंकिंग, थकावट अंदाजा लगा सकता हूँ, कन्फर्म नहीं कह सकता कि थक गए हो या सुन रहे हो। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिजिकल फैक्ट ये पता, आप बैठे सारे ही अल्हम्दुलिल्लाह, अभी वॉशरूम कोई नहीं गया, जब जाने लगोगे बस कर दूंगा, समझ जाऊंगा ना। तो इतनी सी बात है, ये फिजिकल और साइकोलॉजिकल उन्होंने रखे, जिसके बाद मैं आपको एविडेंस में इनकी किस्में बता दूंगा। तो फैक्ट को लॉ की लैंग्वेज में भी देखना है। लॉ में दो तरह का है, एक होता है रेलेवेंट फैक्ट, एक होता है फैक्ट इन इशू। मैंने तो आज तक यही दोस्तों से सुना, यार ये क्लियर नहीं होते। जो बच्चे आए, जो कोलीग्स दोस्त हैं, सीनियर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि मुझ में कभी इतनी हिम्मत नहीं मैं किसी सीनियर के पास बैठ जाऊं, या कोई सीनियर बैठा मुझे बता दे, मैं कभी हिम्मत करके साथ बैठा हूं। बाहर रूम से गुजरता जरूर हूं, बैठता नहीं हूं। तो मैंने कभी अगर उनसे पूछा होता तो शायद मसला हल हो जाता। जब मैं नहीं पूछ पाता तो ये यंगस्टर्स मेरे ख्याल ये भी बेचारे डरते हैं, इन्होंने कभी भी नहीं पूछा ये फैक्ट इन इशू क्या है। क्यूएसओ ने डिफाइन तो कर दिया आर्टिकल 2 के 3 में, बता कोई नहीं दिया, या बताना चाहे तो बता दे कि पूरे क्यूएसओ में कहीं फैक्ट इन इशू है कोई। एनी फैक्ट अगर आपको लगता हो वहां कोई फैक्ट इन इशू के तौर पे है। हाँ, रेलिवेंट फैक्ट डिफाइन भी किया है, और उसे 18 to 69 एज ए प्योर फैक्ट, और 1 to 110 यानी 111 से पहले उसे विटनेस फैक्ट और एविडेंस की सूरत में बताया भी है। कहीं कोई फैक्ट इन इशू देखा, पढ़ा, सुना हो पूरे क्यूएसओ में? सिर्फ डिफाइन है। मैंने कहा मुझे भी सांस आ जाएगा अगर कोई बताना चाहेगा। चलो कोई बात नहीं। जो मर्डर है वो फैक्ट इन इशू है। तो कहीं क्यूएसओ में, मैंने तो सर ये पूछा है, क्यूएसओ में नहीं बताया उन्होंने। ये जितने भी केसेस होते हैं, क्रिमिनल केसेस की मिसाल आसानी से दे सकता हूं, वरना सिविल की भी दे देंगे। भाई एक मर्डर का केस है, भाई एक चोरी का केस, उसमें ट्रेसपास भी हुआ, चोरी भी हुई, हर्ट भी कर गया। अब ये तीनों ही फैक्ट इन इशू हैं। 3 डिफरेंट सेक्शंस लगेंगे, वो तीनों सेक्शंस फैक्ट इन इशू। भाई इशू जो है बेसिकली सब्सटेंटिव लॉ ने बता रखे हैं। सब्सटेंटिव लॉ पीपीसी और कॉन्ट्रैक्ट है इन जनरल, राइट और लायबिलिटी की बात करते हैं। तो यही हमें फैक्ट इन इशू बताते हैं। अब इन फैक्ट इन इशू से रेलेवेंट क्या क्या हो सकता है, उन्होंने अंदाजे से 18 to 69 के अंदर डाल दिया, जबकि यूके वगैरह में इररेलेवेंट फैक्ट डाले हैं, बाकी सबको कहते हैं रेलेवेंट है। हमारे यहाँ ही है कि हम बहुत, अब के हमारे वही पुराना ला चल रहा है ना, तो उन्होंने इसमें हमें रेलेवेंट डाल दी है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सी चीजें अदरवाइज भी रेलेवेंट होती हैं। 24 में, 22 में, 46 में सिचुएशंस हैं जो फैक्ट रेलेवेंट हो जाएंगे बाद में। गिनती की तो 18 to 69 है, लेकिन उनमें से कुछ बाद में रेलेवेंट हो जाएंगे, हालात व वाक़यात के ताबे। तो अब हमारे पास 2 अल्फाज आए, रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। भाईजान याद रखना, फैक्ट इन इशू की डेफिनेशन के अंदर एक आखिरी लाइन है, कहीं तो मैं रीडिंग करके सुना दूं। द एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स एनी फैक्ट, यानी फैक्ट तो होता ही होता है, वेयर बाई एग्जिस्टेंस इन नॉन एग्जिस्टेंस। 2 शोर मचते हैं कि ये है, दूसरे कहेंगे नहीं है। नेचर और एक्सटेंट, कुछ मान लेंगे मुझे उस्ताद है, कुछ मान लेंगे फीस भी भरनी है, कितनी भरनी है ये इशू बन सकता है, एक्सटेंट हो जाएगी। नेचर, शागिर्द कहते सर जी असी तो जेवर देंगे, मैंने कहा मैं तुझे तालीम का जेवर दे रहा हूँ, वो कहता हम भी बदले में जेवर देंगे। मैंने कहा बताते जाओ कौन सा दोगे, चांदी का के सोने का।
भाई जेवर है ना, नेचर ही डिस्क्राइब नहीं किया आपने। कौन सी नेचर का जेवर दोगे? मैं तो तालीम का जेवर दे रहा हूँ, कानून शहादत ले लो, सीआरपीसी ले लो, स्पेशली क्रिमिनल ले लो, थोड़ा बहुत सिविल भी दे देंगे। और आप भी बदले में कहते सर 80 भी जेवर ही देंगे और 10 दे जाओ यार, केड़ा जेवर दोगे? तो वो है नेचर कि सोना होगा या चांदी। एक्सटेंट लिमिट बता दो, 5 तोले, 10 तोले, 1 तोला, जो भी। तो ये 3 बातों का एजर्टेड एंड डिनाइड डेफिनेशन में आ रहा है। एजर्टेड एंड डिनाइड, इशू बनता है एजर्ट करने से, डिनाइल करने से, ये हमें पता हो। अगर एजर्टेड और डिनाइड नहीं है, आपने एजर्ट किया, दूसरे ने एडमिट कर लिया, तो खत्म। ऑर्डर 15 बोलता है कि व्हेन देयर इज नो इशू जजमेंट पास हो जाएगी। ऑर्डर 14 में फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में आएगा ही नहीं मामला, जब एडमिट हो गया। जब फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज में देखा कोई इशू ही नहीं है, तो ऑर्डर 15 में गुजर गए आप, केस चलेगा ही नहीं। डेफिनेशन ने पहले ही बता दिया था। उन्होंने एंड पे एक जुमला लिखा था, उन्होंने कहा था कि सूट और प्रोसीडिंग्स नेसेसरीली फॉलोज। हमारे असातिज़ा ने लाइन ही कटवा दी थी। यकीन ना आए तो मेरे पास 2011 की किताब QSO मौजूद है। उस्ताद ने कहा ए लाइन काटे दो, अच्छी भी काटे दी थी। जब पढ़ी तो पता चला कि यार जो फैक्ट इन इशू अदालत में लाए हैं, अगर अदालत ने देखा कि इशू हल हो गया एडमिशन से, बना ही नहीं इशू, तो सूट और प्रोसीडिंग तो चलेंगे ही नहीं। छोटे मोटे केसेस में अदालत में आता बंदा, वो कहता तेरे ऊपर ये चार्ज, कहते जी ठीक है जुर्माना लाओ तो जान दो, केस चलता है। फाइन के केसेस में एडमिशन हो जाए, पार्टी ने दावा किया, उसने सारा तस्लीमी दावा दे दिया, कोई इशू ही नहीं बचा, सूट चलेगा। इसका मतलब है क्यों नहीं चलेगा? कोई फैक्टिन इशू ही नहीं है। तो वहां डिफाइन तो किया, मगर एक्सप्लेन न करके जानने की वजह से आज तक ढूंढ रहे हैं कि फैक्ट इन इशू पे केस चलना, वो कौन से फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट कौन से रहेंगे। तो बाजू का तो चल भी जाता बगैर फैक्ट इन इशू के। तो ये 2 हैं फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट, जो हमें पता होंगे तो हम एविडेंस उनके हिसाब से करा लेंगे, नहीं पता होंगे तो रह जाएंगे। इसलिए कह रहा हूं कि इन 2 का ही जिक्र एडमिसिबिलिटी के लिए किया गया है, वरना और बहुत भी आएंगे। डिपेंडेंट फैक्ट, इंडिपेंडेंट फैक्ट, वो एडमिसिबिलिटी में बताऊंगा। अभी सिर्फ इतना ही है कि फैक्ट की लफ्ज एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग, रिलेशन ऑफ थिंग, मेंटल कंडीशन, बोलने को रेलिवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, रेलिवेंसी में 18 to 69। अब बात आ गई एविडेंस की। एविडेंस पहले बता चुका, ऑल स्टेटमेंट्स, ऑल डॉक्यूमेंट्स। लफ्ज इंक्लूड था इसलिए मैंने डाल दिया। और नहीं भाई नहीं, ये 2 मोड ऑफ प्रोडक्शन है। एग्जिस्टेंस के एतबार से रियल एविडेंस भी आएगी, जिसे हम केस प्रॉपर्टी बोलते हैं, और मॉडर्न एविडेंस चौथी भी आएगी, जो मौजूद हैं। लेकिन प्रोडक्शन का मोड जनरली ओरल और डॉक्यूमेंट्री रहता है। केस प्रॉपर्टी भी लाएंगे तो फर्द मकबूजगी के जरिए लाएंगे, तो उसमें डॉक्यूमेंट भी आ गया, फर्द के गवाहान भी आ गए, डायरेक्टली नहीं आएगा। मॉडर्न एविडेंसेस की कोई रिपोर्ट है तो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आएगी। अगर वो पर्सी एडमिसिबल है तो विदाउट विटनेस आएगी। उसमें भी अदालत को इख्तियार है, चाहे तो विटनेस बुला ले। और मैं कहता हूँ बुलाना चाहिए। अभी एक CDR वाला गवाह आया, उसने कहा मैंने CDR निकाल के दी थी। ये अदालत ने नहीं पूछा कि यार आपने कैसे अंदाजा लगा लिया उस बंदे से कि वही था, वो कैसे आया, आपने कैसे एनालाइज किया। थोड़ा एक्सप्लेन हो जाता, CDR डेटा तो बड़ा अच्छा था, मगर मेरे आईओ ने बयान ही थोड़ा लिखा था कि मुझे दरखास्त आई, मैंने CDR डेटा निकाला, फलां के हवाले कर दिया, दस्तखत कर दिए। मेरे जज साहब ने कहा जी कौंसल साहब है नहीं, आप और मैं मिलके अगर इम्प्रूवमेंट कर लेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे, भाई इतना ही रहने दो। सीधी सी बात, उन्होंने कहा इतना ही रहने दो, आगे ना लेके जाओ। मैंने कहा ठीक है सर जी। फिर वो कौंसल साहब उन्होंने कहा यार ये मैंने सुना इसकी एक्सप्लेनेशन होनी थी। मैंने कहा मैंने तो पूछो जज साहब से, कहा था आप थे ही नहीं। जज साहब ने कहा इन्होंने तो कहा था। मैंने कहा रहने दो, गलबात जानी है।
तो मैंने कहा वहां एक्सपर्ट को जहां लिखा ना 510 सीआरपीसी में कोर्ट में काल, ऐसी सिचुएशन में देखिए पीएफएस रिपोर्ट ने क्या बताना है, चर्च थी या नहीं थी, सीमंस थे या नहीं थे, डीएनए मैच या नहीं हुआ, उस सीडीआर डेटे वाले ने बताना है कि तूने कैसे कैलकुलेट कर लिया यही बंदा था, यही भावलपुर से चला मुल्तान आया, मार के चला भी गया, डाटा और बाकी कॉल से कनेक्ट कैसे किया, सिर्फ सीडीआर दी है, कंक्लूड तो कर दो, कोई ओपिनियन तो दे दो, रेलिवेंट फैक्ट है ना एक्सपर्ट ओपिनियन 59 to 65। कोर्ट को जब जरूरत हो कोर्ट में है, चाहे तो बुला ले। अब चाहत की बातें नहीं, कोर्ट के पास भी इतना टाइम नहीं कि वो बुलाती फिर एक्सपर्ट को, जब तक हम नहीं कहेंगे। और मेरे जैसा गरीब प्रोसिक्यूटर तो डर के वैसे ही नहीं कहेगा। भाई मुझे तो लगता है आप लोगों ने मुझे बहुत कम ने देखा होगा अदालत में। सच बात है, अदालतें कम की, चेस से ज्यादा खेली थी, तो इसलिए चेस से ही हमारी अदालती कार्रवाई शुरू हुई। तो यहां तक हमने रेलिवेंसी के तीनों अल्फाज पढ़ दिए हैं। अगर जावेद साहब बता दे तो कोई बात नहीं, आसानी से 3 अल्फाज बता देंगे रेलिवेंसी में जो 3 पढ़े हैं। इनसे इसलिए पूछ रहा हूं, दोस्त है शाहिद साहब, आप बता दे 3 कौन से लफ्ज पढ़े हमने रेलिवेंसी में? विटनेस, फैक्ट, एविडेंस। ओ भाई, और पहला टॉपिक क्या है एग्जामिनेशन का? सब्जेक्ट। 4-3 पर्पस बोले थे, तो शाहिद साहब आप ही बता दें। सर ने लिखा, सर बता दे कि एग्जामिनेशन में कौन से 3 सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं? नहीं, वो रेलेवेंसी के एग्जामिनेशन में था, रेलेवेंसी एंड एडमिसिबिलिटी पहला, दूसरा प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, और तीसरा जो हम गरीबों का टॉपिक है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। तो रेलेवेंसी तो 3 आपने बता दी कि विटनेस 18 से पहले, फैक्ट 18 to 69 और एविडेंस 69 के बाद। तो इनकी कहीं ना कहीं एडमिसिबिलिटी भी तो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जब हमारा सब्जेक्ट ही रेलेवेंसी और एडमिसिबिलिटी है तो इनकी एडमिसिबिलिटी पढ़नी है, रहने दें भाई। कहें तो रिवाइज करा दूं, कहें तो चलते रहे, थोड़ा सा टच दे जाऊं भाई। जब इनकी रेलेवेंसी बताई तो कानून शहादत ने तीनों की एडमिसिबिलिटी भी बता रखी है। सबसे पहले उन्होंने आर्टिकल 18 में फैक्ट की बता दी, एविडेंस में बी गिवन अपॉन फैक्ट एंड इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट एंड नो अदरवाइज, बट नॉट अदरवाइज, कि रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू पे ही एविडेंस आएगी। विटनेस की एडमिसिबिलिटी के लिए एक तो हमने रेलेवेंसी पढ़ी, कॉम्पिटेंसी 3 से 17 के दरमियान, जो 3, 16, 17 कहते हैं उसमें प्रिविलेज भी कॉम्पिटेंसी है, क्योंकि इकट्ठा पार्ट है, तोड़ के नहीं पढ़ सकते। 3 से चला तो 4 से 14 छोड़ दिया, 15 छोड़ दिया, 16, 17 नहीं। जब पूरा चैप्टर है विटनेस का तो सारा समझेंगे, मिला के समझेंगे, तो पुराना 3, 16, 17 छोड़ दें। प्रिविलेज भी कॉम्पिटेंसी का टॉपिक है, तो वो हमने जब पढ़ा तो उसके लिए सिर्फ दिया ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस 130 जो एग्जामिनेशन का पहला आर्टिकल था। अब हम सोचेंगे यार ये फैक्ट को तो रेलेवेंसी में ही बता गए, एविडेंस को या विटनेस को एग्जामिनेशन में क्यों लेके आए? भाई आईओएस जो होते हैं वो हर तरह के विटनेस को बादरियाफ्त, अदरवाइज 161 के थ्रू खाना नंबर 6 में जितने चाहें लिख दें, उनकी कोई रोक टोक नहीं है। बस उन्हें इतना समझाना चाहो भाई रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू इकट्ठे करना, इस पे एविडेंस आनी है। बाकी ये नहीं कि मर्डर के केस में अब शादी पे चले जाना, मर्डर तक ही रहना। बात समझ आ रही है? तो उन्हें समझे हमने बताना चाहा कि जिन्होंने एविडेंस कलेक्ट करनी है, एविडेंशियल फैक्ट, एविडेंस नहीं कहूंगा मुझे, एविडेंशियल फैक्ट कलेक्ट कर रहे हैं, अदालत में लाने। अदालत ने पहला काम विटनेस पे ब्रेक लगा दी। जैसे जावेद साहब ने मुझे विटनेस का एग्जामिनेशन भी ब्रेक लगवा दी कि ए दसना है तुसी, और भाई वो उन्होंने बताया था उसकी एडमिसिबिलिटी की हद तक, उसकी प्रोडक्शन के 3 रूल बताए थे। पहला था एज पर लॉ हो गई उनकी तरतीब कि कौन सा गवाह आना है पहले। दूसरा था एज पर प्रैक्टिस,
हम प्रैक्टिस के एतबार से भी ले लेते हैं। पुलिस हमारे पास एपिक्स कोर्ट के रूल्स में भी हवाले हैं प्रैक्टिस के, अदरवाइज जो अदालतों में चल रहा हो चला देते हैं कि पहले फॉर्मल कराने का आई विटनेस कराने चल जाता है। लेकिन जहां हम दो दोस्तों में झगड़ा हो जाए, कोई कहे आई विटनेस कराना, कोई कहे दूसरा, तो फिर डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, फिर कोर्ट फैसला करेगी किसको कराना है। ये था एडमिसिबिलिटी ऑफ विटनेस, फैक्ट 18 में था। अब है एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, उसको साथ ही 131 में फौरन बाद बता दिया गया। उसमें उन्होंने कहा कि एडमिसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रेलेवेंसी, कि एडमिसिबल तब ही मानेंगे जब वो रेलिवेंसी रखेगा, मीनिंग देयर भाई जब जब वो रेलिवेंट होगा और रेलिवेंट किसी ना किसी आर्टिकल के ताबे होगा। इसलिए हम दोस्त अक्सर पूछ लें, भाई जो तू ये सवाल पूछ रहा है अंडर व्हाट आर्टिकल रेलिवेंट, बता दो कोर्ट को, फिर आने दो इसे। तो अदालतें भी यही देखेंगी कि रेलिवेंसी में एडमिसिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द रेलिवेंसी, पहला रूल। लेकिन इसमें अब थोड़ा सा जो मैंने लफ्ज बोला था ना, इंडिपेंडेंट फैक्ट और डिपेंडेंट फैक्ट, ये साले एडमिसिबल और रेलिवेंट होने के बावजूद भी डिपेंडेंट होते हैं, लाचार होते हैं, सहारा चाहते हैं। वो कैसे? देखिए, आपने लफ्ज डाइंग डिक्लेरेशन तो सबने सुन पढ़ समझ और डिटेल कर रखा है। 46 QSO डाइंग डिक्लेरेशन, 46 रेलिवेंसी के आर्टिकल में रेलिवेंट है। इसकी एडमिसिबिलिटी की शर्त है प्रूफ ऑफ डेथ। सिर्फ इसी ग्राउंड पे आप एविडेंस नहीं ला सकते कि 46 में डाइंग डिक्लेरेशन मौजूद है, मैंने तो एविडेंस करानी है। अदालत कह देगी नहीं, पहले अंडरटेकिंग दो कि तुम डेथ प्रूव करोगे, फिर मैं ये एविडेंस लिखूंगी, वरना नहीं। अंडरटेकिंग ली जाती है वहां पे कि डाइंग डिक्लेरेशन एक अदरवाइज फैक्ट है, रूटीन से हटके है, तुम उसके जरिए केस प्रूव करना चाह रहे हो तो अंडरटेकिंग दो कि डेथ प्रूव करोगे, डेथ इसे एडमिसिबल करेगी। और समटाइम्स रेलेवेंसी, रिकवरी को आप जानते हैं रेलेवेंट फैक्ट है। रिकवरी फैक्ट इन इशू नहीं होता मासिव नारकोटिक्स में। जनरली हम रिकवरी को क्या कहते हैं? रेलेवेंट फैक्ट, चोरी रॉबरी डिकेटी वगैरह में, उसमें शर्त है कि रिकवर्ड आर्टिकल केस से रेलेवेंट भी तो हो। आपने आइडेंटिफिकेशन सुनी होगी, वो हमें पढ़ाई 22 किताबें आइडेंटिफिकेशन परेड गई जो मजिस्ट्रेट साहब करते हैं, मुलजिम की करते हैं, ना कभी हमने देखी ना तजर्बा किया। हाई कोर्ट रूल्स पढ़ लिए, परेड की प्रोसीडिंग्स पढ़ ली और सीख लिया। और भाई वहां आर्टिकल 22 में आइडेंटिटी ऑफ थिंग का लफ्ज भी है। क्रिमिनल प्रैक्टिस करने वाले जानते होंगे, पुलिस फर्द शनाख्त बनाती है। जहां पे रिकवर्ड आर्टिकल की रजिस्ट्रेशन खराब कर दी जाए, चेसिस नंबर, इंजन नंबर, तो वह फर्द शनाख्त है, मवेशी है, फर्द शनाख्त बनेगी। तो वहां उन्होंने कहा रिकवरी रेलिवेंट है, बट रेलिवेंसी डिपेंड्स अपॉन द प्रूफ ऑफ अदर फैक्ट। तो वहां अगर आप लोग आइडेंटिटी ऑफ थिंग की एविडेंस नहीं कराते तो रिकवरी वाली उड़ गई। आपने डाइंग डिक्लेरेशन कराई, एविडेंस के अंदर डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया, सारा केस उड़ गया। तो यहाँ हमें पहले पता तो हो कि हम किस फैक्ट पे जोर लगा रहे हैं और असल कौन सा है, बेस कौन सी है। तो इसलिए मैंने चाहा कि आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि ये हमें जब तक पता होगा तो वही बात चेस का एक प्यादा पैदल फौजी जैसे होता है ना, जंग की फील्ड का, वो भी जीत लेता है, प्यादे से भी मात हो जाती है। मोहरों की जरूरत नहीं है, हाथी घोड़े फील तोपें ये चल जाती हैं, खैर है। प्यादे की मात सबसे बड़ी मात होती है और वो वही स्किल्ड लॉयर्स जानते हैं जो अपना तजर्बा छुपा के रखे हुए हैं, उन्हें पता है। वो एमए वो कहते हैं, अक्सर आए ना बड़े वकील, वो कहते हैं पुत्र करा ले, मैं बाद से आके क्रॉस कर जाऊंगा। कसम से उन्हें मैंने खड़े होते नहीं देखा, वो चले जाते हैं, जो गल करानी है करा ले चीफ से। वो आते 1 से 2 सवाल किए और चले गए, क्योंकि उन्हें पता होता सारा केस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। वो उसके बारे में 2 सवाल किए और चले गए। भाई जब डेथ सर्टिफिकेट ही नहीं है तो डाइंग डिक्लेरेशन बेकार है। जब आइडेंटिटी ऑफ थिंग शनाख्त, फर्द शनाख्त नहीं है तो सारा रिकवरी का केस बेकार है।
तो वो बड़े लोगों की बड़ी बातें, वो प्यादे की अहमियत जानते हैं। और प्यादा क्या, छोटे छोटे फैक्ट जिन पे बाकी फैक्ट डिपेंड कर रहे हैं। तो ये थी बेस कि हमें पता हो कि रेलिवेंसी में क्या क्या चीजें हैं और एडमिसिबिलिटी कैसे होनी है। अब तीसरी बात है एग्जामिनेशन का सेकंड पर्पस, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। और प्रोडक्शन की बातें पीछे गुजर आई हैं। ऑल स्टेटमेंट, ऑल डॉक्यूमेंट, मॉडर्न एविडेंस, केस प्रॉपर्टी, वो चारों चीजें अदालत में लाने का नाम एग्जामिनेशन है। और कभी जजमेंट के बाद लाते हो एविडेंस, या एविडेंस शुरू होने से पहले ला के दे देते हो? कभी भी नहीं। वो जो हम अदालत में चालान भेजते हैं ना, दोज आर कॉल्ड द डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स, दोज आर नॉट एविडेंस। अगर हम अपने चीफ में एग्जिबिट लगवाना भूल गए तो वो डॉक्यूमेंट उड़ गया, वो एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा, वो एडमिसिबल नहीं हुआ। ये प्रेरोगेटिव राइट, ड्यूटी तो कोर्ट की है, वो ये काम हमसे करा लेते हैं। और उन्होंने हमारी ये ड्यूटी ही बना दी कि हम ही एग्जिबिट लगाएंगे, ये उनका काम है। हाई कोर्ट रूल्स के अंदर जो चैप्टर 24 है, पार्ट एफ है, उसका 14 और ऑनवर्ड जो है पार्ट, उसके अंदर डिटेल है कि एग्जिबिट कैसे लगेगी। एक पते की बात बताने से डर लग रहा है, वो इसलिए कि मैं प्रोसिक्यूशन का हूँ, आप भाई डिफेंस के, मेरे पास तो वैसे नारकोटिक्स कोर्ट है, मेरे अक्सर केस खराब हो जाएंगे, वो बाद में देखेंगे जरूरत पड़ने पे। सबको बताई तो गले पड़ जाएगी। नहीं सर जी, बता दीजिए। सर खुद पढ़ लेना, मैंने बता दिया ऑर्डर 20 उसके अंदर जाके आप। सर आपको हमने मुअल्लिम के तौर पे खड़ा किया, मुअल्लिम के तौर पे खड़ा करके मैंने फांसी ना फाइन ना लगाओ, मैंने थोड़ा थोड़ा चल बता देंगे जिसको जब जरूरत हुई उस हिसाब से। तो दूसरा था प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, वो मैंने आपको बता दी 4 तरह की एविडेंस एग्जिस्ट कर रही है, ओरल डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में आएगी, उसके लाने का ही आज हमारा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है? थर्ड वन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। देखिए जहां पर्सी एडमिसिबल एविडेंसेस हों, पर्सी एडमिसिबल एविडेंशियल फैक्ट हों, वहाँ विटनेस के बगैर अदालत ले लेगी। जैसे मैंने कहा फोरेंसिक की रिपोर्ट, को मेडिकल एग्जामिनर की या अदर एग्जामिनर वगैरह की रिपोर्ट, भाई ये पिस्टल चालू है कि नहीं, पुराने वक्त में आती जब तो फोरेंसिक ही देता है, या कोई और रिपोर्ट, तो ये तो हो गई एडमिसिबल। अदरवाइज तो विटनेस ही काम बनाएगा, वो ही बिगाड़ेगा। कैसे बनाए बिगाड़ेगा वो ही डिस्कशन आज हमारी। तो अब हम चलते हैं एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस पे। देखिए मैंने एग्जामिनेशन का बताए थे 3 पर्पस, रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, और थर्ड वन एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। देखिए वो एग्जामिनेशन के और मीनिंग थे, और जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस होगा ये और मीनिंग होंगे। दोनों लफ्ज एग्जामिनेशन है। आप लोगों ने भी कभी इम्तिहान दिए हैं? और भाई LLB यूं ही करा है दोस्तों, देख के ही आए हो। LLB के बाद नहीं दिए तो अच्छा बात है, प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड से ताल्लुक है। केड़े इम्तिहान दे के कैद में बैठना जाके, यार आसान नहीं है कैदी होना। मुझे पता हम एज ए प्रोसिक्यूटर कैदी हैं, बस ये कि जवानी थोड़ी गुजार लेते हैं, तनख्वाहों के सारे अच्छी, बुढ़ापे में हम भी वकील बनेंगे। एग्जाम दिए हैं, पास भी किए। तो सर फिर एग्जामिनेशन आपने दिया तो क्या एग्जामिनेशन वालों ने आपको कहा कि 10 फेर की होया? बता दें मुझे, क्या हम अपने गवाह से ये नहीं कहते 10 फेर की होया, फेर की होया, फेर की होया? तो मैं अगर वहां पे सवाल कर दूं तो मेरे दोस्त जो होते हैं ना वहां पे, मेरे हम असर या छोटे, वो टोक देते हैं। बुजुर्ग तो कहते पुत्र जड़ा लिखवाना लिखवाई जा, चले ही जाते हैं छोड़ के। जो दोस्त खड़े होते हैं वो कहते सर जी ऐ बोल रहे हैं दरम्यान से। मैं कहना यार मैनू नहीं बोलन देना तो बाहर भेज दो, तो तुसी मैनू ऐ ते दसो एग्जामिनेशन हो रहा, तो कभी कोई एग्जामिनेशन बगैर सवालिया पेपर के दिया हो तो बता दो। लीडिंग क्वेश्चन में नॉट बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। सर आई एडमिट, उस पे आ रहा हूं, उस पे चलेंगे। तो एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस में यहाँ मतलब है सवालो जवाब। आपने सवाल करना है रेलिवेंट फैक्ट पे, और विटनेस ने उसी का जवाब देना है। अगर आपने उसे कहना फिर 10 की होया, और वो अगर ट्रैक से उतर गया, पटड़ी से उतर गई ट्रेन, तो काबू नहीं देनी आपको, क्योंकि आप उसे काबू कर रहे होगे और दूसरा वकील भाई उसे मजीद स्पीड लगवा रहा होगा। तो आपने 1 फैक्ट 1 क्वेश्चन
आपके केस के फैक्ट अलग अलग लिखे हुए हो, नंबरिंग लगी हो 1 2 3 4 to 100, इससे ये सवाल करने हैं और वो सारे 1 फैक्ट 1 क्वेश्चन करेंगे तो फैक्ट कोर्ट के सामने प्रॉपर आएंगे, वरना बहुत से इररिलेवेंट फैक्ट जो आ जाएंगे आपके लिए अजाब होंगे। घर के अंदर स्टोर रूम के अंदर कबाड़ का सामान रखना पसंद करते हैं शहरियों, हम गांव वाले रखते हैं। शहर में आप कबाड़ वगैरह इकट्ठा रखते हैं या बेच देते हैं? तो भाई वो रेलिवेंसी से इररिलेवेंट जो फैक्ट आएंगे वो कबाड़ होंगे, जज का माइंड बनने नहीं देंगे। कबाड़ वाले घर में जाओ ना तो कहते नहीं यार इन्हें तो शऊर ही नहीं है। तो जो कबाड़ वाली एविडेंस मेरे जैसा निकम्मा प्रोसिक्यूटर कराएगा ना, रिजल्ट नहीं आएगा। टू दी पॉइंट फैक्ट अदालत के सामने हो। और एक जो कंसेप्ट है कि डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम ही फैक्ट पूछने मैंडेटरी नहीं है। आपको पता है कि सिर्फ चंद गवाह होते हैं 161 वाले जिन्होंने चशमदीद फैक्ट्स की एविडेंस देनी है, बाकी तो डॉक्यूमेंट्स के गवाह होते हैं। कंप्लेंट का, मुहर्रर एफआईआर का और बाजू का रिकवरी मेमो के गवाह। पहले तो हमारा यही इशू चलता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स के फैक्ट कैसे पूछेंगे। मैं तो उठा के डॉक्यूमेंट सामने रख देता हूं। अच्छे भले वकील भाई मेरी इस बात पे करके जा चुके, ऐ तू की करना, तू निराला ही पढ़ा लिखा। मैं कह नहीं भाईजान 155 खोल लो, अगर मैं गलत हूं तो बता दो, जज से डिस्कस कर लो। मैं तो ज्यादा सियाना नहीं हूं भाई, किताब की बात करने की गलती या कोशिश करता हूं। 155 रिफ्रेशिंग मेमोरी और लफ्ज वाइल अंडर एग्जामिनेशन, अपना लिखा डॉक्यूमेंट दूसरे का लिखा हुआ आपका पढ़ा हुआ हो। दो ही रूल वहां मेन है, बाकी तो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट का है कि उससे भी कर सकते हैं। और जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपनी डिटेल्स वगैरह को एक्सपर्ट ओपिनियन की डॉक्यूमेंट ले आए। मेन दो ही है, जिसने लिखा वो देख के कोई सवाल बता दे अगर नहीं आ रहा, और जिसने वो पढ़ रखा है और उसकी करेक्टनेस को मान रखा है। जब आप आई विटनेस रिकवरी वाला साइन करता है ना, तो उस सारे को साइन करने का मतलब है कि पढ़ के हालातों वाकयात को दुरुस्त तस्लीम करके साइन कर रहा हूं। तो इसलिए जो रिकवरी का विटनेस हो या सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे आए, 74 के 5 वाला विटनेस, सानवी शहादत वाला, जब मेन विटनेस ना रहे तो वो भी देख के एविडेंस दे सकता है। तो पहले सवाल था क्या चीफ की हद तक, वो कोई 2014 में झगड़े शुरू हुए थे, दुनियापुर में एक केस वुकला के खिलाफ था, सारे इकट्ठे हो गए। अब 200 मुलजिमान का नाम था, कंप्लेनेंट आया, मैंने कंप्लेंट रख दी। मैंने कहा बता भाई एसएचओ साहब किस किस के खिलाफ, वो पढ़ने लगा, वुकला इकट्ठे हो गए, ऐ केड़ी गल है, ये देख के कैसे दे सकता। मैंने कहा 155 में लिखा, रिफ्रेश कर सकता। उन्होंने फिर मुल्तान बार कॉल की, मुल्तान वाले सीनियर्स जिन्हें मैं कहता हूँ सूरज के सामने चिराग खड़ा कर दिया, उन्होंने उन्हें कहा हाँ भाई ठीक कहता हूँ, निकम्मा बंदा, फिर माने। दुनियापुर बार इतनी सी है मगर इकट्ठे हो जाते हैं ना वकील, तो जो कोई भी इशू हो, हम तो गरीब से प्रोसिक्यूटर कोई भी उससे बड़े से बड़े के खिलाफ इकट्ठे होते हैं। तो वो इकट्ठे हो गए, यकीन माने मैं अदालत से निकल गया इज्जत बचा के। उन्होंने मुल्तान कॉल की, जज साहब तक बात गई, उन्होंने बुलाया हाँ भाई आप दिखा के कर लो। तो 2014 से 18 तक वहां करा के मैं यहाँ आया, तो मैंने या नहीं शरारत कर दी, सवाल कर लो अगर इजाजत हो। तो क्या अगर क्रास के दौरान भी मैं पुलिस फाइल वगैरह सामने रख सकता हूँ? देख लो, आज मान जाओगे तो मैं चेहरे याद रखूंगा, वहां लड़ने नहीं दूंगा मुझे, इसलिए पहले बता दो। क्रास के अंदर भी मैं पुलिस फाइल सामने रख देता हूं। वो कहते हैं चीफ में तो चवली मार ली, अब तुम कराची में भी। और मैंने कहा मेरे बाप का कानून नहीं है। आर्टिकल 155 कहता है विटनेस में अफ्रेश हिज मेमोरी व्हाइल अंडर एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन में दोनों है, चीफ भी और कराची भी। तो भाई वो हाफजे का इम्तिहान नहीं ले रहे, हम उसकी सच्चाई का इम्तिहान ले रहे हैं। और अगर कुछ चीजें लिखी हुई है तो उसे पढ़ के सुना लेने दो, अगर वो सच्ची होंगी तो समझी जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, सबको समझ आएंगी, झूठी होंगी तो पकड़ लेना। लेकिन वहां झगड़ा चलता है।
रिफ्रेश करने का है, देख के आंसर तो नहीं करेगा क्लास? सर मेमोरी फ्रेश का मतलब यही है कि वाइल अंडर एग्जामिनेशन में अफ्रेश फ्रेश कैसे करूंगा, देख के ही करूंगा ना सर, बिन देख के कैसे होगी? While entering into cross examination, before cross examination, नो 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 refresh his memory. Sir- Not during the cross examination. सर मैं अपनी गल करांगा तो फड़ा जावांगा, मैं नुस्खा लेके आया। आपने ठीक कह दिया। सर मैं नुस्खे की गल पढ़ा ना फिर आगे, क्योंकि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूँ। सर दूसरी बात ये है, जब रिफ्रेश को कर लेगा तो उसको उस रिकॉर्ड से डिटैच हो जाना चाहिए। रिफ्रेश का मतलब Sir, that is called the tutoring of a witness before entering in the court, which is done by a prosecutor. Tutoring पढ़ा के लाते हैं, जैसे आप दोस्त भी गवाह पढ़ा के लाते हैं। तो पहले पढ़ा लिया जाए ना, Tutoring, रिकॉर्ड में ले लिया जाए ना। sir, that is tutoring. प्रोसिक्यूटर बिफोर क्रॉस एग्जामिनेशन रिफ्रेश कराएगा, पूरी फाइल को याद करा दे बेशक। That is tutoring. मैं लफ्ज पढ़ूंगा सर, माजरत। सर मैं पढ़ देता हूँ, आप तर्जमा कर देना। जी सर। और एनक भी बदलनी पड़नी है। ये तो ठीक है, अब हम आगे सर ऐसा क्लियर होगा, खुश होंगे इंशाल्लाह आप। अब विटनेस में कर सकता है क्या? वाइल अंडर एग्जामिनेशन, वाइल लफ्ज छोड़ना नहीं है ना, वाइल अंडर एग्जामिनेशन, जब वो एग्जामिनेशन में से गुजर रहा है, जब उससे सवाल जवाब हो रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि सवाल और जवाब का नाम एग्जामिनेशन है। तो वाइल अंडर एग्जामिनेशन अफ्रेश हिज मेमोरी बाई रेफरिंग टू एनी राइटिंग, क्यों रेफर करेगा कि मुझे दी जाए, मैं रेफर हवाला दूं कि इसमें ये लिखा है, ये फैक्ट आप पूछ रहे हो। बाकी तसल्ली के लिए खुद पढ़ लेना, मैं गलत हूं तो हाजिर हूं। सर ये इशू हमने नहीं करना। देखें वो जो फैक्ट लिखे हैं ऑन रिकॉर्ड है सर, आने दो उन्हें यार। फिर रिफ्रेश का क्या मतलब है? रिफ्रेश यही तो है, फ्रेश कर रहा हूं ना, जैसे मैंने किताब से पढ़ा है। फ्रेश करके फिर वो अपना बयान लिखवाए ना सर मैंने फ्रेश करके अब आपको सुनाई है, मैं ट्यूटरिंग करके आया था याद करके, लेकिन अब आपके सामने फ्रेश किए मैंने मेमोरी। सर वो असल में ना रीमाइंड और रिकॉल और रिफ्रेशिंग में फर्क है। हाँ जी सर देखिए मैंने कहा जो हम तैयारी करके आते हैं, विटनेसेस की तैयारी कराते हैं, उसे कहते हैं ट्यूटरिंग, पढ़ा के लाना, उसे ट्यूशन दे के लाना जिसकी हमें फीस मिलती है। आधी फीस तो गवाह पढ़ाने की है ना, इसलिए जो दोस्त हमारे पास पढ़वाने आ जाए ना, हमें भी अशरे अशीर दे जाता है। ये तो हर गवाह के सामने होना चाहिए, रिकॉर्ड को देख के बताना है। सर यही तो रोला है, हम दोस्त झगड़ पड़ते हैं इस पॉइंट पे, कोई मसला ही नहीं है। जो ऑन रिकॉर्ड बातें हैं, 132 और 133 है सर की वैसे 1984। मैं 132 पढ़ देता हूँ। काइंड्स ऑफ एग्जामिनेशन चीफ, यहां से कहे, यहां से मुंह जबान नहीं कहे, मुंह जबान नहीं पढ़ता। एग्जामिनेशन ऑफ ए विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम इज कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। Examination of the witness by the adverse party is called cross examination. Examination of the witness subsequent to chief and cross re-examination, वो तो हमें सिर्फ तरतीब बताते हैं कि नाम बताया चीफ है, क्रास है, री है, उनकी तरतीब बता दी, उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। मैंने अभी कहा एग्जामिनेशन से ही हमारे झगड़े चल रहे हैं कि मुझे तो कम से कम सवाल करने नहीं देते, और तू चुप करो, गवाह दसेगा जड़ा दसना। मैं कहा यार फिर अपनी मर्जी दी लोचे तलेगा, मैनू कुछ दसन दो यार। बाद च साडे इंस्पेक्शन वाले ने पूछ लेना है की कराया, बड़ी मिन्नत तरले करके मना लेते हैं। कुछ दोस्त मान जाते हैं जैसे मोहतरम, इन्होंने कभी इंटरप्ट नहीं किया। फिर मैं वादा करता था, मैंने कहा क्रास में मैं इंटरप्ट नहीं करूंगा। जब ये क्रास करते थे मैं साइड होके बैठ जाता। मैंने कहा जड़ी गल पूछनी है पूछी जा, भाई मेरा क्या है, जो सच झूठे सामने आ जाएगा। सर हमारी पिछली 5 मिनट की डिस्कशन का ये लब्बे-लुबाब है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी 155 आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो इजाजत देता है कि चीफ कराते हुए भी फाइल अंडर एग्जामिनेशन, उसके सामने वो डॉक्यूमेंट उसका लिखा हुआ या उसका पढ़ा हुआ। भाई मैंने पूछा रे भाई रिकवरी के गवाह ये बताओ चर्च कितने वजन हुआ था, अब वो सोचो मैं गुमे याद नहीं आ रहा।
मैं कहूँगा देख यार इस डॉक्यूमेंट पे साइन तेरे ही है ना, कहेगा हाँ। मैंने कहा इसके अंदर वजन लिखा गया था, वो कहेगा हाँ। मैंने कहा देख के बता लेगा, वो कहेगा मैं बोले देख के बता दे। उधर फर्क क्या पड़ेगा, आप लोगों को 158 में उन चीजों पे क्रॉस का राइट मिल जाएगा, आपको प्रोड्यूस करके भी दी जाएंगी, आप उन डॉक्यूमेंट को भी क्रॉस करेंगे, चाहे वो जिमनिया ही क्यों ना है, क्रॉस करेंगे उन्हें सर मेरा खुल के। सवाल मेरा ये है कि कंफ्रंटेशन क्या होगी? ठीक है सर। क्लोज कर दूं अगर कहे तो फिर आगे सवाल जवाब वैसे ही शुरू हो रहे हैं। जी जी, आप इसके सवाल लें आपसे। सवाल ले लो फिर आगे क्लोज करते रहेंगे, कोई बात नहीं। सर कन्फ्रंटेशन का जो लफ्ज कह लें या प्रोसीजर या टेक्निक्स ये QSO में नहीं है, और ना ही हमारे प्रोसीजरल बुक्स में ये मिलती हैं। हाई कोर्ट रूल्स इसे टच देता है, ठीक है जी। यहाँ पे हमारे पास 140 आर्टिकल कंट्राडिक्शन की बात करता है, कंट्राडिक्शन। और कन्फ्रंट का जहां तक मैं समझ पाया हूं, बाकी दोस्त एक्सपीरियंस ज्यादा बताएंगे, हमें बुजुर्ग भी बैठे हैं हमारे साथ। कन्फ्रंटेशन होता है कंट्राडिक्शन विद द प्रीवियस स्टेटमेंट, प्रीवियस बिफोर एग्जामिनेशन वाली बातें नहीं। एग्जामिनेशन चीफ में कुछ कहा तो साथ साथ ही क्रॉस करना होता है, हम 6 महीने बाद करें तो उसे प्रीवियस कह देते, ऐसा नहीं। चीफ और क्रॉस बोथ हर एग्जामिनेशन, इसमें कन्फ्रंट नहीं करा सकते। प्रीवियस स्टेटमेंट को 61 का बयान है कोई पहले दे रखा, इस्तगासा लिखा था पहले का रिटर्न बयान है, डॉक्टर की MLC रिपोर्ट पहले की है, इंजरी स्टेटमेंट पहले की है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट पहले की है, वो चीफ से पहले के तैयार डॉक्यूमेंट हैं, ऑन रिकॉर्ड रिटर्न है। 161 की तो आपको कॉपी मिलती है, इसलिए है वो तमाम डॉक्यूमेंट इन रिटर्न फॉर्म। वहां पे कुछ कहा था, अब बात बदल ली, अब वहां कन्फ्रंट करेंगे, लेकिन पहले उसे दिखाएंगे, ओ भाई ओ चाचा मामा ऐ एक इंज किया सी सर, यही है वो रिकॉर्ड उसके सामने नहीं है और आप उसको दिखाएंगे। जब सामने नहीं है तो फिर कन्फ्रंट तो नहीं होगा ना, तजाद तकाबुल करना। तकाबुल वही, मैं तकाबुल की बात कर रहा हूँ सर। वो उसके पास नहीं है रिकॉर्ड, वो प्रोसिक्यूटर के पास है या प्रोसिक्यूशन के पास है या जिसके पास भी है, और दैट विटनेस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय प्रोसिक्यूशन सर टू प्रोसिक्यूटर। आप वो रिकॉर्ड जो है कन्फ्रंट करवा रहे हैं आप, तो वो रिफ्रेश और उसके साथ वो एडमिशन में आ जाएगा ना। उसमें मैं बताता हूँ कि क्रॉस के लिए जैसे मैंने कहा ना, नो क्रॉस बेस्ट क्रॉस। फिर क्रॉस की दूसरी ब्यूटी है कि क्या नहीं पूछना, ये नहीं का आपने क्या क्या पूछना क्लाइंट को मुतमईन करने के लिए कि सवालों की बुछाड़ कर दी, पागल कर दिया जज को और प्रोसिक्यूटर को और गवाह को, थक गए, मिन्नत पे आ गए, आ जाते कसम से कभी कभी मिन्नत पे, यार मैंने घर जाना है, यार बेटी की छुट्टी होने वाली मैंने जाना है, मेहरबानी कर दो। सवाल ये क्या नहीं पूछना, ये क्रॉस है, नो क्रॉस और क्या नहीं पूछना। और तीसरा ओनली लीडिंग क्वेश्चन, जब आप नॉन लीडिंग सवाल करेंगे तो विटनेस को छूट दे दी, बेलगाम घोड़ा बना दिया, शुतरे बेमुहार बन गया वो। अब वो अपनी मर्जी से बातें एक्सप्लेन करके कवर कर लेगा। हम अपने गवाहों को बता देते, ओ भाई ये सवाल आए ना, तो जो हम इम्प्रूवमेंट के नाम पे ना करा पाए, जो कि गलत कॉन्सेप्ट है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे बाद में कि इम्प्रूवमेंट क्या है, लेकिन यहाँ रोक दिए जाते हैं। जज भी कहते हैं बस कर यार ये रहने दे, तो हम गवाह को पढ़ा लाते। जब क्लास में सवाल होना एक्सप्लेन कर देना, इम्प्रूवमेंट अब क्लास में नहीं बनेगी, चीफ में बन जाती है कि इशू सेटल्ड नहीं है। वरना इम्प्रूवमेंट के लिए भी याद रखना कि जहां फैक्ट टोटली चेंज कर दिया जाए, जहां एलिगेशन चेंज कर दिया जाए, एक ही जगह बी को, ए के साथ बी को भी इंप्लीमेंट कर दिया। भाई उसने बताया था कि चर्च रिकवर हुई, मैंने पूछ ली भाई उसकी शक्ल कैसी थी, उसका रंग कैसा था। भाई अगर आईओ ने नहीं पूछी क्या उसकी जहालत की सजा मैं भी भुगतूं, क्या आप मुझे आईओ से मिलाएंगे? या तो आप मान लें कि नहीं यार आईओ हमसे सियाने हैं, सियाने होंगे पैसे लूटने में हमसे, कानूनी बात उन्हें नहीं पता,
ये माजरत के साथ कह रहा हूँ। तो अगर उसने नहीं पूछी तो यार हमें पूछ लेने दो, ताकि हकायक तो सामने आ जाए। अगर वो गवाह होगा तो उसे रंग भी पता होगा, शक्ल भी पता होगी, इम्प्रूवमेंट क्या हुई। इम्प्रूवमेंट है, बात ए से रिकवरी की चल रही थी, मैंने बी को भी डाल दिया, अब इम्प्रूवमेंट की तरफ मामला जा रहा है। इम्प्रूवमेंट अवेलेबल फैक्ट की एक्सप्लेनेशन का नाम नहीं है, न्यू फैक्ट इंट्रोड्यूस करने का नाम है। अवेलेबल फैक्ट चार से है, उसकी शक्ल भी है, उसका रंग भी है, पूछ लेने दो यार, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। पहले नहीं बता रखी, अब बता दी, कन्फ्रंट करा लेना। भाई जब तो पहले 61 के बयान में नहीं बताई थी, अब बताइए, कन्फ्रंट हो। हमारी अदालतें इस इम्प्रूवमेंट को लिखती भी हैं, एप्रिशिएट भी करती हैं, इस बारे में आप कसम से डर के लिखती है। किससे डर के? आप लोगों से डर के। यार आप लोगों से ना डरेंगे तो कहाँ। भाई इस दुनिया में रहना है तो डरना पड़ेगा काले कोट से, सच्ची बात है। नहीं डरोगे तो मार खाओगे। मैं अपनी बता रहा, मैं तो डर डर के चलता हूँ। जहाँ वकील भाई नाराज हो, मैंने कहा यार देख मैं जा रहा हूँ, तू करा ले, मेरे केड़ा पिउदा केस है, साडा की बिगड़ना है, चले जाते हैं चुप करके। भाई इज्जत से प्यारा केस तो नहीं है ना, जीत के भी कुछ नहीं मिलना होता तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप इज्जत बचा के चले जाते। तो क्रॉस के लिए मैंने 3 बातें की, नो क्रॉस, बेस्ट क्रॉस, क्या नहीं पूछना, ये क्वालिटी लिमिटेड क्रॉस, थर्ड वन ओनली लीडिंग क्वेश्चन कि आपका गवाह कमी कोताही पूरी ना कर दे। और क्रॉस के 2 हिस्से हैं जो सर ने सवाल किया था, एक क्वेश्चनिंग, एक सजेशंस। आप नहीं क्रॉस करना चाह रहे, सजेशन देके चले जाए, इट्स अ फॉल्स केस, इट इज इनकरेक्ट टू सजेस्ट दैट यू हैव डिपॉजिट फॉल्सली। बस ये झूठ बोल रहा है जो भी खैर है, डिनाइल हो गया। सर एक और गुजारिश, ये जो आजुकुट जो बोल देता है गवाह, कोई वैल्यू नहीं होती, एविडेंस में पढ़ा नहीं जाता, तो फिर क्यों लिखा जाता है? बस सर ये तो सेटल करने पड़ेंगे ना हमें असूल मिलजुल के। जो वकील खड़ा उसको भी डॉक्यूमेंट करना है, ये तो सेटल हमें करने। सर लेक्चर क्लोज। थैंक यू सर। सर वेलकम। खंदा पेशानी के साथ उन तमाम सवालात का बड़े मुफस्सल अंदाज में जवाब दिया। तो हम मुल्तान बार की तरफ से एग्जेक्टिव की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ।